हेलो गाइस, वेलकम टू इंडियन अफेयर्स। आई होप कि आप सबका आज का दिन शुभ रहे और लाइफ में आप सबके जो भी गोल्स और टारगेट्स हैं आप उनको अचीव कर लें। आज हम इस चैनल के ऊपर एक नया सेगमेंट स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसमें हम दिन की सभी वीडियोस फास्ट ट्रैक मोड के ऊपर एक साथ कवर करेंगे, क्योंकि कई सारे लोगों की कंप्लेंट आ रही थी कि आपको हमारे इंडियन अफेयर्स चैनल की वीडियोस यूट्यूब के ऊपर सजेस्ट ही नहीं हो पा रही है। कभी आपको एक वीडियो सजेस्ट होती है, कभी दो या फिर कभी एक भी नहीं। इसलिए हर रात 12 बजे हम एक ही वीडियो में दिन की सभी टॉप अपडेट्स एक साथ कवर कर लेंगे, ताकि एक ही वीडियो के अंदर आपको सभी इंपॉर्टेंट अपडेट्स एक साथ मिल जाएं। अगर आपने दिन में हमारे चैनल के ऊपर सभी वीडियोस देख लिए हैं तो आप स्किप करके नेक्स्ट पार्ट में जा सकते हैं, वरना आप एक ही वीडियो में सभी न्यूज़ जान सकते हैं। बढ़ते हैं आज की टॉप अपडेट्स की तरफ। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी IMF ने एक बार फिर से भारत की रिक्वेस्ट को इग्नोर किया है। भारत के कंसर्न्स और भारत की चिंताओं को नज़रअंदाज करते हुए पाकिस्तान को भारत से ऊपर रखते हुए पाकिस्तान के फेवर में एक बहुत ही बड़ा फैसला किया है, जो दिखाता है कि आज भी IMF के अंदर भारत का इन्फ्लुएंस और हमारी अथॉरिटी बिलो एवरेज चल रही है। आपको याद होगा, मैंने कुछ दिन पहले एक वीडियो में आपको बताया था कि किस तरह से पाकिस्तान की सरकार IMF से मिलने वाले बेल आउट पैकेज के डॉलर्स का इस्तेमाल करके एक इंटरनेशनल बैंक के अंदर हिस्सेदारी परचेज करने जा रही है। पाकिस्तान की सरकार ने न्यू डेवलपमेंट बैंक में हिस्सेदारी खरीदने के लिए अप्लाई किया था, जिसमें वो 1.1% की हिस्सेदारी के लिए $582 मिलियन पे करने वाला था। अब पाकिस्तान की हैसियत को देखा जाए तो ये वाकई में उसके लिए बहुत ही ह्यूज अमाउंट है, और IMF पाकिस्तान को जो $7 बिलियन का पैकेज दे रहा है उसका सीधा सीधा 8.3% बनता है। यानी फ्री में मिल रहे पैसे से एक फ्यूचर के लिए एसेट परचेज करने की कोशिश की जा रही है। इसलिए जैसे भारत सरकार को पता चला कि पाकिस्तान की सरकार ने न्यू डेवलपमेंट बैंक में हिस्सेदारी परचेज करने अप्लाई किया है, उसके तुरंत बाद भारत ने IMF की रिव्यू मीटिंग अटेंड करने का फैसला किया, क्योंकि इस बार भारत के पास विरोध करने का काफी बड़ा वैलिड पॉइंट था। भारत की तरफ से आर्गुमेंट यह आया कि अगर एक देश की फाइनेंशियल कंडीशन इतनी बुरी चल रही है कि वो बैंकरप्ट होने वाला है, जिसके लिए वो IMF से बेल आउट पैकेज ले रहा है, तो फिर वो देश किसी भी इंटरनेशनल बैंक का स्टेक परचेज कैसे कर सकता है, वो भी इतने बड़े अमाउंट में जो टोटल पैकेज का 8.3% बने। इसलिए भारत पाकिस्तान को किसी भी तरह का बेल आउट पैकेज की इंस्टॉलमेंट देने के समर्थन में नहीं है और भारत इस चीज का विरोध करता है। लेकिन भारत के पॉइंट को समझना तो दूर की बात है, IMF ने उसका उल्टा करने की सभी हदें पार कर दी हैं। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। न्यूज निकल कर आ रही है कि IMF ने पाकिस्तान के बेल आउट पैकेज के ऊपर एक रिव्यू मीटिंग की थी। IMF की इस रिव्यू मीटिंग में ये डिसाइड होना था कि पाकिस्तान को जो $7 बिलियन का बेल आउट पैकेज दिया जा रहा है, क्या उसकी अगली इंस्टॉलमेंट पाकिस्तान सरकार को दी जाए या फिर नहीं, क्योंकि IMF किसी भी देश को बेल आउट पैकेज देते समय कुछ कंडीशंस रखता है। उस पर्टिकुलर कंट्री को इकोनॉमिक रिफॉर्म्स करने होते हैं, मॉनेटरी पॉलिसी चेंज करनी होती है, देश के ट्रेड और टैक्सेशन में बदलाव करने होते हैं, जिनका सुझाव IMF देता है। और जब वो देश IMF के साथ कोऑपरेट करता है तभी फिर उस पर्टिकुलर कंट्री को एक एक करके इंस्टॉलमेंट में पैसे दिए जाते हैं। अब इस बार जो IMF ने पाकिस्तान के साथ रिव्यू मीटिंग की है, उसमें $7 बिलियन के बेल आउट पैकेज के अंडर आने वाली $1 बिलियन की नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट का अप्रूवल तो दे दिया है। लेकिन हैरानी वाली बात है कि IMF ने इस मीटिंग में पाकिस्तान के लिए एक नया पैकेज अनाउंस कर दिया है। यानी वो $7 बिलियन का बेल आउट पैकेज का प्रोग्राम साइड बाय साइड चलता रहेगा, लेकिन उसके साथ ही IMF ने पाकिस्तान के लिए एक न्यू पैकेज अनाउंस किया है जो $1.3 बिलियन का है, और ये पैसा एक साथ पाकिस्तान सरकार को ट्रांसफर किया जाएगा। IMF के मुताबिक पिछले 18 महीनों में पाकिस्तान ने मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी वापस लाने, इन्वेस्टर्स कॉन्फिडेंस को सुधारने और देश की अर्थव्यवस्था को वापस से पटरी के ऊपर लाने के लिए अच्छी तरक्की की है। IMF का कहना है कि वो पाकिस्तान को जो ये $1.3 बिलियन का एक नया पैकेज दे रहा है, ये क्लाइमेट चेंज से निपटने के लिए दिया जा रहा है। IMF का कहना है कि एक तरह से एक लोन पैकेज होगा जिसको पाकिस्तान की सरकार क्लाइमेट चेंज के इफेक्ट्स को कम करने पर खर्च करेगी। यानी इस पर पाकिस्तान को डबल फायदा हुआ है। $1 बिलियन की इंस्टॉलमेंट के साथ $1.3 बिलियन का एक नया पैकेज भी मिल गया है। यानी कि इस बार पाकिस्तान की सरकार को टोटल $2.3 बिलियन मिलने जा रहे हैं। कहाँ पर भारत सरकार कोशिश कर रही थी कि पाकिस्तान के बेल आउट पैकेज की नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट का विरोध किया जाए, और यहाँ पर इस बार तो पाकिस्तान को डबल फायदा हो गया है। और ऊपर से आपको पता है कि पाकिस्तान की सरकार को क्लाइमेट चेंज की कितनी चिंता है और कितनी नहीं। ये पैसा एट द एंड या तो पाकिस्तान के अंदर करप्शन में चले जाएगा या फिर पाकिस्तान सेना के लिए हथियार परचेज करने के लिए, एंड इसमें से कुछ हिस्सा कश्मीर बेस्ड आतंकी संगठनों को फॉरवर्ड कर दिया जाएगा। पहले पाकिस्तान के F-16 फाइटर जेट्स को फ्री में अपग्रेड करना, एंड पाकिस्तान को लगातार नए नए फाइनेंशियल पैकेजेस देना। वेस्टर्न देश एक बार फिर से पाकिस्तान की साइड देते दिखाई दे रहे हैं। खैर, आपको क्या लगता है कि IMF के इस फैसले के ऊपर भारत को क्या करना चाहिए? इसका विरोध भारत कैसे कर सकता है? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। किसी ने सोचा नहीं था कि प्रधानमंत्री मोदी को 9 साल के बाद अपना खुद का बनाया कानून ही इस तरह से तोड़ना पड़ेगा, वो भी डोनाल्ड ट्रंप के कहने पर। दरअसल इस समय भारत में 6% का डिजिटल एडवर्टाइजिंग टैक्स लिया जाता है, जिसको इक्वलाइजेशन लेवी या गूगल टैक्स भी कहा जाता है, और ये टैक्स सिर्फ विदेशी डिजिटल कंपनीज के ऊपर ही लागू किया जाता है। ये टैक्स उन मल्टीनेशनल टेक्नोलॉजी कंपनीज के ऊपर लागू होता है जो भारत में आकर अपनी डिजिटल सर्विसेज या फिर इंटरनेट से संबंधित सर्विसेज को प्रोवाइड करती हैं, लेकिन उन कंपनीज का फिजिकल प्रेजेंस या परमानेंट हेडक्वार्टर भारत में नहीं होता है।
अब क्योंकि ये डिजिटल सर्विसेज पिछले 15-20 सालों में ग्रो हुई हैं, इसलिए कोई नया टैक्स नहीं है। आज से ठीक 9 साल पहले साल 2016 में मोदी सरकार ने 6% के इस टैक्स को इंट्रोड्यूस किया था। आप जो यूट्यूब के ऊपर वीडियोस देख रहे हैं, फेसबुक के ऊपर वीडियोस वॉच करते हैं, गूगल के ऊपर वेबसाइट स्क्रॉल करते हैं, या फिर अमेजॉन के ऊपर भी आपने कई बार देखा होगा कि स्पॉन्सर्ड आइटम्स की एडवर्टाइजमेंट आती है। ये जितनी भी एड्स होती हैं, इसके लिए इंडियन कस्टमर्स जो अमाउंट इन कंपनीज को पे करते हैं, उसका 6% गूगल और बाकी ये प्लेटफॉर्म्स को भारत सरकार को देना पड़ता है। ये टैक्स इसलिए लिया जाता है ताकि गूगल, फेसबुक, अमेजॉन जैसे विदेशी डिजिटल प्लेटफॉर्म्स भारत से जो रेवेन्यू कमाकर अपने देश ले रहे हैं, उस पर भारत सरकार को भी कुछ टैक्स मिले। पहले ही सिर्फ डिजिटल एडवर्टाइजमेंट्स के ऊपर ही लागू होता था, लेकिन साल 2020 में भारत सरकार ने इसको एक्सपैंड करके ई कॉमर्स ट्रांजैक्शंस के ऊपर भी इसको लागू कर दिया था और इसका दायरा बढ़ाते हुए विदेशी ई कॉमर्स कंपनीज जो भारत में सर्विसेज देती थी, उनके ऊपर भी 2% की इक्वलाइजेशन लेवी लागू कर दी थी। जिसके बाद अमेजॉन के साथ साथ एप्पल ऐप स्टोर, जिसके ऊपर आप एप्पल्स की ऐप डाउनलोड करते हैं, गूगल प्ले स्टोर, माइक्रोसॉफ्ट, नेटफ्लिक्स जैसे प्लेटफॉर्म्स, ये सारे इस डिजिटल एडवर्टाइजिंग टैक्स के अंडर आ गए थे। यानी आप अगर नेटफ्लिक्स की ऐप के ऊपर 500 रुपये का प्लान भी परचेज कर रहे हैं, उसमें से भी भारत सरकार 2% यानी 10% का टैक्स ले रही थी। इन सभी विदेशी कंपनीज के ऊपर टैक्स लगाकर भारत सरकार 3,800 करोड़ रुपीस के आसपास टैक्स कलेक्शन करती थी। अब ये जितनी भी डिजिटल टेक कंपनीज हैं, इनमें से ऑलमोस्ट 90% अमेरिका से हैं। इसलिए अमेरिका भारत सरकार के ऊपर दबाव बनाता था कि ये जो भारत की सरकार डिजिटल एडवर्टाइजिंग टैक्स ले रही है, इसको खत्म कर दिया जाए। वहीं पर गूगल, अमेजॉन और मेटा का कहना है कि ये कंपनीज भारत की सरकार को कॉर्पोरेट टैक्स भी पे करती हैं और ऊपर से अपनी सर्विसेज के ऊपर कस्टमर से 18% का जीएसटी कलेक्ट करके वो भी भारत सरकार को देती हैं। इसलिए ऐसा नहीं कि अगर ये 6% का टैक्स खत्म कर दिया जाए तो भारत की सरकार को कुछ नहीं मिलेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट ये कि ये टैक्स केवल फॉरेन कंट्रीज की टेक कंपनीज के ऊपर ही लागू किया जा रहा है, इसलिए ये डिस्क्रिमिनेटरी है, भेदभावपूर्ण है और फॉरेन कंपनीज को टारगेट करने का तरीका है, जिसके चलते 6% के टैक्स को हटाकर खत्म कर दिया जाना चाहिए। पिछले 9 साल से अमेरिका और ये सारी इंटरनेशनल कंपनीज भारत सरकार के तरले मिन्नतें कर रही थी। इवन डोनाल्ड ट्रंप के पहले टर्म के समय भी वो ये मुद्दा लगातार भारत के सामने उठाते थे, लेकिन भारत आज जाकर माना है। रेफरेंस के लिए आपके स्क्रीन के ऊपर आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। रिपोर्ट के मुताबिक भारत ने इस इक्वलाइजेशन टैक्स को अबॉलिश कर दिया है। 1 अप्रैल 2025 के बाद से भारत में किसी भी विदेशी कंपनी को 6% का इक्वलाइजेशन टैक्स नहीं देना पड़ेगा। यानी कि 4-5 दिन के बाद जो भारत का फाइनेंशियल ईयर खत्म हो रहा है, इसके साथ ये टैक्स भी खत्म हो जाएगा। और ये गुड न्यूज़ डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका की मीडिया के सामने बोस्ट भी कर सकते हैं और अमेरिकन वोटर्स के सामने शेखी भी झाड़ सकते हैं। इससे पहले भारत ने जो बाइडेन के समय भी अमेरिका को रिलीफ दी थी इंटरनेशनल ई कॉमर्स कंपनीज की ट्रांजैक्शन के ऊपर लगने वाले 2% लेवी को 1 अगस्त 2024 से हटा दिया था। भारत ये टैक्सेस खत्म करके डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन को एक पॉजिटिव मैसेज देना चाहता है, ताकि डोनाल्ड ट्रंप ने जो 2 अप्रैल से भारत के ऊपर रेसिप्रोकल टैरिफ्स लगाने की रट लगाई है, उसके ऊपर थोड़ी सी लगाम लग जाए। एंड मोर ओवर, इस इक्वलाइजेशन टैक्स से जो भारत सरकार को कलेक्शन हो रही थी, वो भी केवल 3,800 करोड़ रुपीस के आसपास थी, जो कि $500 बिलियन से भी कम है। इसलिए लार्जर पिक्चर और लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी के चलते मोदी सरकार ने इस इक्वलाइजेशन टैक्स को खत्म करने का फैसला किया है, जो कि गूगल, एप्पल, अमेजॉन, माइक्रोसॉफ्ट, मेटा जैसे तमाम अमेरिकन कंपनीज के लिए गुड न्यूज़ है। अब देखना ही होगा कि डोनाल्ड ट्रंप भारत सरकार के स्टेप को कैसे लेते हैं। खैर, क्या आपको डोनाल्ड ट्रंप के काम करने का स्टाइल पसंद है? हाँ या फिर ना? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। सबसे पहले तो आप सभी लोगों को इंडियन अफेयर्स की तरफ से बधाई हो। IMF ने एक स्टेटमेंट रिलीज करके बताया है कि भारत की GDP ने $4 ट्रिलियन के मार्क को क्रॉस कर दिया है एंड इस समय भारत की GDP तकरीबन $4.2 ट्रिलियन तक पहुंच गई है। साल 2025 के एंड तक भारत की GDP $4.3 ट्रिलियन तक टच कर लेगी। IMF ने बताया कि साल 2015 में भारत की GDP उस समय $2.1 ट्रिलियन थी, जिसका मतलब है कि भारत की GDP पिछले 10 साल के अंदर डबल हो गई है। पिछले 10 साल में भारत की GDP ने 105% का जंप किया है। इस समय GDP के मामले में नंबर 1 के ऊपर है अमेरिका, नंबर 2 के ऊपर है चाइना, नंबर 3 के ऊपर है जर्मनी और नंबर 4 के ऊपर है जापान, 5th के ऊपर है भारत। लेकिन एक और गुड न्यूज़ ये है कि भारत कुछ ही महीनों के अंदर जापान को क्रॉस करके दुनिया की चौथी सबसे बड़ी GDP वाला देश बन जाएगा। IMF के डेटा के मुताबिक भारत की GDP इस समय $4.2 ट्रिलियन के आसपास है, वहीं पर जापान की GDP $4.4 ट्रिलियन के आसपास है। और ये जो $200 बिलियन का फर्क है, इसको भारत इसी फाइनेंशियल ईयर के अंदर कवर कर लेगा। IMF के डेटा के मुताबिक साल 2025-26 के एंड होने से पहले ही भारत GDP के मामले में जापान को क्रॉस करके 4th पोजीशन के ऊपर आ जाएगा। एंड ऐसा इसलिए क्योंकि जापान की GDP ग्रोथ इस समय बिल्कुल 0% चल रही है, यानी कि रुक गई है, जबकि भारत अभी भी 6.5% की ग्रोथ रेट के साथ आगे ग्रो कर रहा है। इसलिए 2025 का फाइनेंशियल ईयर खत्म होने से पहले भारत जापान को क्रॉस करके दुनिया की 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएगा। एक और इंटरेस्टिंग चीज आपकी नॉलेज के लिए बता दूं कि आज से ठीक 30 साल पहले 1995 में जापान की GDP उस समय $5 ट्रिलियन हुआ करती थी एंड उस समय भारत की GDP $0.32 ट्रिलियन थी। यानी कि साल 1995 में जापान की GDP भारत से 16 गुना ज्यादा थी। लेकिन उसके बाद से जापान की ग्रोथ स्टोरी बिल्कुल रुक गई है, जबकि भारत ने अपनी GDP को
पिछले 30 सालों के अंदर 13 गुना से भी ज़्यादा क्रॉस कर लिया है। पिछले 30 सालों के अंदर 13 गुना से भी ज़्यादा ग्रो कर लिया है। जापान को क्रॉस करना बस फॉर्मेलिटी है। उसके बाद नंबर आता है जर्मनी का, जो कि इस समय 3rd पोजीशन के ऊपर बैठा है। IMF के डेटा के मुताबिक जर्मनी की GDP इस समय $4.7 ट्रिलियन है और भारत जिस स्पीड से ग्रो कर रहा है उसके अकॉर्डिंग भारत की GDP जर्मनी को भी क्रॉस कर लेगी। IMF ने टाइम बताया साल 2027 का। IMF के डेटा के मुताबिक साल 2027 के सेकेंड क्वार्टर यानी मिड ऑफ 2027 में भारत जर्मनी को क्रॉस करके दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी GDP वाला देश बन जाएगा। और जर्मनी का भी बिल्कुल सेम रीजन है, क्योंकि जर्मनी की GDP ग्रोथ रेट इस समय रुक गई है। IMF के डेटा के मुताबिक साल 2025 में जर्मनी केवल 0.3% की ग्रोथ करेगा। इसी वजह से भारत साल 2027 के अंदर ही जर्मनी को क्रॉस करके दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने वाला है। इसके साथ ही IMF ने बताया है कि भारत का $10 ट्रिलियन की इकोनॉमी का सपना पूरा होगा साल 2032 में। 2032 में भारत की GDP $10 ट्रिलियन को टच कर लेगी। IMF के डेटा के मुताबिक भारत ने GDP ग्रोथ रेट के मामले में G20, G7 और ब्रिक्स के सभी देशों को पीछे छोड़ दिया है। पिछले 10 साल में सबसे ज्यादा GDP ग्रोथ रेट करने वाले देशों की लिस्ट में 105% के साथ नंबर 1 के ऊपर है भारत, सेकंड के ऊपर 76% की ग्रोथ रेट के साथ चाइना है और थर्ड के ऊपर 66% की ग्रोथ रेट के साथ अमेरिका है। यानी तेजी से GDP ग्रो करने में भारत ने अमेरिका और चाइना को भी पीछे कर दिया है। आपकी नॉलेज के लिए बता दूं कि भारत ने $1 ट्रिलियन की GDP अचीव की थी साल 2007 में। उसके बाद साल 2014 में भारत ने $2 ट्रिलियन का मार्क क्रॉस किया था। उसके बाद फिर साल 2021 में भारत ने $3 ट्रिलियन का मार्क टच किया था एंड अब साल 2025 में भारत ने $4 ट्रिलियन का आंकड़ा टच कर लिया है। एस्टिमेट्स के मुताबिक भारत की GDP साल 2027 के एंड या फिर 2028 के स्टार्टिंग में $5 ट्रिलियन के मार्क को टच कर लेगी। GDP तो खैर बढ़ती रहेगी, सरकार बस रोजगार के ऊपर काम कर ले और GST टैक्स स्लैब्स में थोड़े से चेंजेस करके उनको कम कर ले, बाकी सब बढ़िया है। आई होप कि भारत की तरक्की इसी स्पीड से आगे भी होती रहे एंड एक दिन हम चाइना और अमेरिका को टक्कर देने की पोजीशन में आ जाएं। क्योंकि वेस्टर्न कंट्रीज ने जितना भारत को ब्लैकमेल किया है, हमें अंडरमाइन करके ये लोग पाकिस्तान की गोद में बैठ गए थे, चाइना की मदद कर रहे थे, अब वो सारे बदले देने का टाइम आएगा। इसलिए उस दिन का इंतजार रहेगा जब भारत की GDP चाइना और अमेरिका के आसपास आ जाएगी। खैर, ये जो भारत की GDP इतनी तेजी से बढ़ रही है, क्या इसका क्रेडिट आप देश की फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी को देंगे? हाँ या फिर ना? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं।